हेलो एवरीवन। तो जनवरी के पूरे आर्टिकल्स प्रीलिम्स बूस्टर आर्टिकल डिस्कस किए जा चुके हैं। तो अब हम फरवरी के आर्टिकल्स 2020 फरवरी के आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। तो जनवरी महीने के पूरे आर्टिकल्स अपलोडेड है प्रीलिम्स बूस्टर्स प्लेलिस्ट में। आप जा कर के सारे आर्टिकल्स को आराम से देख सकते हैं, और अगर आपको वो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से और अपने फ्रेंड में शेयर करेंगे। तो आज का पहला आर्टिकल है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। तो प्रीलिम्स इकोनॉमी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी सरकार ने बनाई है। तो लॉजिस्टिक ये क्या होता है? देखिए, लॉजिस्टिक एक खर्च होता है सरकार का। कोई भी काम करने के लिए सपोज डेट आपने मार्केट में कोई चीज़ें खरीदी, और उसको ख़रीदने के बाद आपको घर लाना है, या फिर उसमें और कुछ एक्स्ट्रा और कुछ खर्च करना है। तो वो आपका जो आउट खर्च होगा, जो बाहर का जितना और उसमें ऐड आप करते जाए खर्च उसके अंदर, तो वो आपका लॉजिस्टिक खर्च हो गया। ठीक है। तो वैसे ही सरकार का कई सारे लॉजिस्टिक खर्चे, तो इसमें सरकार ने कुछ तब्दीली की है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी। तो इसके की रेगुलेटर सरकार ने बनाए हैं कि एक ही विंडो क्रिएट की जाएगी लॉजिस्टिक मार्केट के लिए, ताकि जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए, स्किल्स बढ़ाया जाए, एमएसएमई सेक्टर को कॉम्पिटिटिव बनाया जाए। एमएसएमई सेक्टर मिनिमम स्मॉल बिजनेस करने वाले जो लोग हैं, और उद्योग छोटा मोटा जो उद्योग चलाते हैं, जो काफ़ी लोगों को रोज़गार भी प्रोवाइड कराते हैं, तो इनको कॉम्पिटिटिव बनाना है। और ये मकसद है सरकार का, लॉजिस्टिक मार्केट को एक विंडो में लाने का। तो तकरीबन अभी लॉजिस्टिक मार्केट में तकरीबन ये खर्च हमारा 14% ऑफ जीडीपी हो जाता है। तो 14% ऑफ जीडीपी खर्च हो जाता है। तो सरकार का लक्ष्य है कि इसको 10% ऑफ जीडीपी लेकर के आना है 2022 तक। तो वैसे किस किस डिपार्टमेंट में ये चीज़ें खर्च हो जाती है? तो हमारे 20 गवर्नमेंट एजेंसी है, 40 पीजीए है, 37 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, 500 सर्टिफिकेशन, 10,000 कमोडिटीज़, 160 बिलियन का मार्केट साइज़ है। तो 160 बिलियन मतलब लॉजिस्टिक खर्च है, मतलब ये सब मेंटेनेंस करने में। ठीक है। इसमें और भी कई सारे हैं। 12 मिलियन लोगों को जॉब प्रोवाइड होता है, 200 शिपिंग एजेंसी है, 36 लॉजिस्टिक सर्विस, 129 आईसीडी, 168 सीएफएस, 50 आईटी इकोसिस्टम, और बैंक भी है, और इंश्योरेंस एजेंसी भी है, और 81 अथॉरिटी है, और 500 सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। तो तकरीबन ये 22 मिलियन लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करता है, और इससे तकरीबन 5 to 8% जो है एक्सपोर्ट में हेल्प मिलता है। तकरीबन हमारा लॉजिस्टिक खर्च पहले $215 बिलियन था, और अभी जो आगे का टारगेट है कि इसको कम करना है, तो प्रेजेंट 160 बिलियन है, लेकिन पहले 215 बिलियन था। तो सरकार एक विंडो बनाना चाहती है लॉजिस्टिक पर्पस मार्केट को, खर्च को कम करने के लिए। अगला आर्टिकल है NMQTA, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो सरकार ने नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, इसको प्रमोट करने के लिए 8,000 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है, और बनाया गया है सरकार के द्वारा नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, तो काफ़ी डिटेल से ये दिया हुआ है। तो ये क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम आएगा, 3D प्रिंटिंग, डीएनए डाटा स्टोरेज में काम आएगा। और ख़ास तौर से देखिए, ये होता क्या है क्वांटम टेक्नोलॉजी। क्वांटम टेक्नोलॉजी एक थ्योरी होगा जो क्वांटम थ्योरी पर काम करेगा। ठीक है। और कई सारे जो कंप्यूटर के, जितना हमारा कंप्यूटर अभी काम करता है, तो कंप्यूटर के काम करने की कैपेसिटी 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी क्वांटम टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो सरकार ने अभी 8,000 करोड़ का बजट इसके लिए अलॉट किया, तकरीबन नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन बनाया है। तो ये है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल है, लेकिन इसमें देख लें कि सेंसिंग, केमिस्ट्री, क्राइटोग्राफी, इमेजिंग, मैकेनिक, काफ़ी सारे मामलों में जो है क्वांटम कंप्यूटर जो है इस्तेमाल में आगे लाया जाएगा। तो अगला आर्टिकल है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। तो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन ये यूनियन मिनिस्टर फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर के अंदर लाया गया है, और इसके लिए 1480 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है, जिसका टाइम पीरियड 2020 से 2021-23 तक जो है, 23 से 24 तक इसको रखा गया है। तो तकरीबन हम $16 बिलियन का जो है टेक्निकल टेक्सटाइल को जो है सिग्निफिकेंट जो इंपोर्ट करते जो चीज़ें, टेक्सटाइल में जो चीज़ें हम यूज में जो लाते 16 बिलियन। तो इसको बनाने का मकसद क्या है? द स्कोप बढ़ाना है टेक्निकल टेक्सटाइल को। ठीक है। और वाइड रेंज एप्लीकेशन, और एग्रो टेक्सटाइल, मेडिकल टेक्सटाइल, जियो टेक्सटाइल, प्रोटेक्शन टेक्सटाइल, इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल, एक्सपोर्ट टेक्सटाइल, तो सभी फील्ड में इसको प्रमोट करना इसका मकसद है, किसी मिनिस्ट्री का बनाने का मकसद है। तो इन इंडिया टेक्निकल टेक्सटाइल होल्ड इमेंस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बोथ। तो इसमें
ग्रोथ की गुंजाइश है, ठीक है। तो डोमेस्टिक मार्केट साइज़ 2 लाख करोड़ का हमारा है 2020 से 21 के एक्सपेक्टेशन टेक्निकल टेक्सटाइल में बात की जा रही है। तो अगला आर्टिकल है लो कॉस्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। तो इसरो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इन्होंने लो कॉस्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स प्रमोट किया है। तकरीबन 30 से 35 करोड़ रुपए के अंदर ऑर्बिट सैटेलाइट 500 केजी वेट तक इसरो लॉन्च कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ 30 से 35 करोड़ के अंदर। तो ये काफ़ी बड़ा कह ले अचीवमेंट है इसरो के लिए। इसरो इससे काफ़ी फंड रेज कर सकता है, इनकम कर सकता है। और तकरीबन 30 से 35 ओनली 300 to 35 करोड़ में, इतना कम पैसा में कोई भी स्पेस एजेंसी ख़ास तौर से ये लॉन्च नहीं कर पाएगी। कोई भी सैटेलाइट को लॉन्च करने में भी सक्षम नहीं है जितना कि इसरो कम से कम खर्च में सैटेलाइट लॉन्च कर सकती है। तो ये बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है। तो बताया जा रहा है। तो इसरो हैज इमार्क्ड $1600 million फॉर लॉन्च व्हीकल्स विच $870 million विल बी द PSLV। देखिए PSLV GSLV ये जो कहा जाता है ना, ये एक लॉन्च व्हीकल होता है, ठीक है, जिससे कि सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है। तो अनुमान है कि आने वाले वक्त में इसरो अपना जो इससे कमाई है बढ़ाएगा। अगला आर्टिकल है टूरिज्म जोन। टूरिज्म जोन क्या है? इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में ये साइन हुआ है और अड्डू टूरिज्म जोन बनाने के लिए, और इसमें अलॉट है $2.49 million कॉस्ट है इसमें। और मिनिस्ट्री ऑफ बोटल वाटर प्लांट इन होरासफोसी मालदीव्स बाज ऑल्सो साइन। तो ये साइन किया गया है मालदीव्स के द्वारा एक टूरिज्म जोन बनाने के लिए, और इसमें $2.49 million का खर्च है और जो कि हमारी सरकार उठाएगी। तो 6 प्रोजेक्ट और ग्रांट प्रोजेक्ट फाइलिंग इंडिया हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम के अंदर इंडिया ने इसको ग्रांट प्रोवाइड किया है। तो चूँकि मालदीव एक आइलैंड कंट्री है और आइलैंड कंट्री के होने के नाते भारत कई सारे वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काफ़ी अपना योगदान प्रोवाइड कराता है। तो अगला आर्टिकल है, तो इसको आप याद रखिएगा, यानी कि टूरिज्म जोन ये मालदीव से रिलेटेड है। तो अगला आर्टिकल है एक्सरसाइज समृद्ध IX। तो ये क्या है? प्रीलिम्स से आर्टिकल को रिलेट कीजिए। तो 9th एडिशन ये बांग्लादेश और हमारी आर्मी के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाता है जिसका नाम है संप्रीति। तो संप्रीति एक्सरसाइज क्या है? तो आप याद रखेंगे ये बांग्लादेश और भारत के बीच में कंडक्ट की जाती है। बांग्लादेश मिलिट्री और हमारी आर्मी के बीच में ये ऑपरेशन किया जाता है। तो इसका मकसद क्या है? काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन और एक दूसरे के बीच में ऑपरेशन बढ़ाने के लिए है। तो अगला आर्टिकल है साथी इनिशिएटिव। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको लॉन्च किया है। और सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट साथी स्कीम। तो ये एक टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट होगा, इसका नाम है साथी स्कीम। तो इसका मकसद क्या होगा? इसका मकसद होगा प्रोफेशनली मैनेज एंड स्ट्रॉन्ग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। तो समझ गए, इसका मकसद होगा कि प्रोफेशनली तौर पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा, ठीक है, और रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना होगा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ये जो होगा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर आएगा। अगला आर्टिकल है प्रीलिम्स इकोनॉमी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। समुराई लोन। समुराई लोन्स क्या है? ये NTPC जो कि एक कंपनी है 750 मिलियन लोन जापानीज़ येन में रेज की गई है इनके द्वारा कंपनियों के लिए जो लोन लेना चाहते हैं। तो देखिए समुराई लोन एक जापानीज़ करेंसी है जो NTPC कंपनी जो है 750 मिलियन वर्थ जापानीज़ येन करेंसी को लोन के रूप में प्रोवाइड कराएगी। तो इसका मकसद यही होगा, करेंसी यूजली यील्ड मोर देन द डोमेस्टिक येन लैंडिंग। तो अगला आर्टिकल है IGNCA प्रीलिम्स हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर स्टेटेड नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। तो देखिए ये है IGNCA, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये किया गया है कि नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स कंस्ट्रक्टेड इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स ये बनाया गया है। तो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स ये है कि विजुअलाइज सेंटर encompassing study and experience of all arts. IGNCA aims to serve as a major resource center for the arts, especially written, oral, visual. तो देखिए इसका मकसद क्या है ना कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स ये एक इंस्टीट्यूट है। इसका मकसद होगा कि आर्ट्स को और कल्चर को प्रमोट किया जाएगा और स्पेशली रिटेन, ओरल और काफ़ी सारे मटेरियल्स इसमें होंगे। तो रिसर्च एंड पब्लिकेशन प्रोग्राम, रेफरेंस वर्क, ग्लोसरीज, डिक्शनरीज, इंसाइक्लोपीडिया, ये ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट ये सब इसमें प्रोवाइड की जाएगी। तो ये कब बनाया गया? ये बनाया गया 1987 में और इसका हेडक्वार्टर
न्यू दिल्ली में, यानी कि इसके बारे में बात की जा रही है। IGNC है, मतलब इसका फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स। तो इसके लिए कुछ इनिशिएटिव लिया गया है। इसका इस्टेब्लिश 1987 में हुआ है। अगला आर्टिकल है समक्का सारालमा जतारा। तो इसको हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से इंक्लूड कर सकते हैं। समक्का सारालमा जतरा ये क्या है? मेडरम जतरा शेड्यूल्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड मेडरम तेलंगाना। मेडरम इज लोकेटेड इन इथुरुन गरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखिए ये क्या है, एक ट्राइबल फेस्टिवल के बारे में बात की जा रही है। और मदर ऑफ डॉटर समक्का एंड सारालमा वाइल द रीजन रूल अगेंस्ट इन द अनजस्ट लॉ। तो देखिए ये एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। इस रूप में फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है कि एक मदर एंड डॉटर समक्का एंड सुरालमा रेंगनिंग रूलर अगेंस्ट एन अनजस्ट लॉ, कि अनजस्ट लॉ के खिलाफ ये त्यौहार मनाया जाता है। तो लार्जेस्ट ट्राइबल रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन है इसमें, दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्राइबल लोग इससे बिलोंग करते हैं। और इट इज़ बिलीव्ड आफ्टर कुंभा मेला मेदारम जतरा अट्रैक्ट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द डिवोटी इन द कंट्री। तो ये एक फेस्टिवल है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तेलंगाना से एसोसिएटेड है, काफ़ी टेढ़ा नाम है, समक्का सारालमा जतरा। तो अगला आर्टिकल है न्यू मेजर पोर्ट इन महाराष्ट्र। एक न्यू पोर्ट डेवलप किया गया है महाराष्ट्र में, जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। और इसको रखा गया है लैंड लॉर्ड मॉडल के रूप में। तो लैंड लॉर्ड मॉडल इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि ये पूरी तरीके से ये जो पोर्ट होगा ये प्राइवेट व्यक्ति के हाथों में होगा। पूरा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरा मेंटेनेंस, इसका कार्गो का, शिपिंग का, सब चीज़ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होगा, इसीलिए इसको लैंड लॉर्ड मॉडल कहा गया। अगला आर्टिकल है सॉयल हेल्थ कार्ड। सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम है जो लॉन्च किया गया था 2014 में। तो इसका मतलब था कि डिक्लाइन ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स, इसको चेक करना। डिक्लाइन चूँकि ज़मीन पर लगातार पैदावार करते रहने से ज़मीन की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च किया गया था उर्वरक क्षमता को जानने के लिए और किसानों को नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू द NPC यानी कि नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के माने तो सॉइल हेल्थ कार्ड रिकमेंडेशन हैज़ ए डिक्लाइन 8-10% इन द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड ऑल्सो रेज प्रोडक्टिविटी बाय 5 to 6%। तो बताया गया NPC के द्वारा कि प्रोडक्टिविटी, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ने बताया है सॉइल हेल्थ कार्ड रिकमेंडेशन के हिसाब से कि तकरीबन 8 से 10% जो है केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया गया और इससे नुकसान हुआ, 8 से 10% नुकसान हुआ और फ़ायदा प्रोडक्टिविटी कितना बढ़ा, 5 से 6%। तो काफ़ी नुकसान ही माना जाएगा कि ज़्यादा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने से ज़मीन की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन उर्वरक क्षमता जितनी कम हो जाती है लॉन्ग टर्म में इसका ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम क्या है, 2014 में लॉन्च किया गया। इसका मकसद सॉइल की फर्टिलिटी को स्टैंडर्ड को जानना है। अगला आर्टिकल है प्रोमेटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो देखिए क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोमेट करने के लिए ये बनाया गया है। तो किस किस में ये काम करेगा? एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स एंड कॉमर्स इंडस्ट्रीज और क्विसी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 5 बोर्ड्स। तो इसमें और भी कई सारे हैं, इसको आप पढ़ लीजिए। अगला आर्टिकल्स है इकोनॉमी से। द गवर्नमेंट हैज़ ए प्रपोज्ड एम टू कस्टम एक्ट टू गिव इट वाइड पावर टू बैन इम्पोर्ट। द कस्टम एक्ट अभी सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है, मेंस आर्टिकल में हमने पढ़ा था। तो कस्टम्स एक्ट 1962 के अंदर सरकार बाहर से आने वाली यानी कि जो इंपोर्ट की जाती है उस प्रोडक्ट पर सरकार कस्टम ड्यूटी लगा सकती है। यानी कि कस्टम अलग से चार्ज तो है ही, उस पर अलग से उस पर जो ड्यूटी लगाया जाएगा तो उसको कहा जा रहा है। तो इससे क्या होगा, सरकार चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करने के लिए सरकार ने ये कस्टम एक्ट लेकर के आया है। और इसका मकसद चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस करने का है। वैसे बैलेंस तो हो पाएगा नहीं, क्योंकि चाइना जो है तकरीबन $80 बिलियन जो है ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ हमारा, तो इतना ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो कस्टम एक्ट के बारे में कहा जा रहा है कि ये सरकार की जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है यानी कि संरक्षणवाद का, तो ये नुकसान ही करने वाला है। और WTO के जो कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के मैकेनिज्म को, जो डोमेस्टिक मार्केट है, इस कॉम्पिटिटिवनेस को भी जो है वीक करता है। तो अगला आर्टिकल है ग्लोबल मेडिकल डाटा लीक। तो ग्लोबल मेडिकल डाटा लीक हो गया जिसमें 120 मिलियन जो है भारतीय पेशेंट थे और ये इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल है। तो काफ़ी ये रिसर्च जो बताया गया है ग्रीन बोन सस्टेनेबल रेजिलेंस के द्वारा, जर्मन साइबर सिक्योरिटी फर्म के द्वारा ये बताया गया है। तो द रिपोर्ट क्लासीफाई अंडर द गुड बैड एंड अगली कैटेगरीज बेस्ड। इसमें कई सारे डाटा को, मतलब गुड बैड अगली, जो डाटा अच्छा है उसको गुड में रखा गया, जिससे नुकसान है बैड, और फिर जो डाटा काफ़ी सेंसिटिव है उसको अगली कैटेगरी में रखा गया है। तो ये बात की जा रही है। महाराष्ट्र द रैंक द हाईएस्ट ऑन द नंबर ऑफ डाटा रिट्रोल अवेलेबल अगेंस्ट ऑनलाइन फॉरवर्ड बाय द कर्नाटका। तो डाटा जो लीक हुआ है 120 मिलियन भारतीय है, तो काफ़ी कंसर्निंग बात है ये। तो ये था पूरा आर्टिकल्स। अगर आर्टिकल्स
थोड़ा अगर मैंने जल्दीबाजी में या शॉर्ट में डिस्कशन किया, चूँकि लेट आर्टिकल में डिस्कशन कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी ही कंप्लीट हो जाए तो बेहतर है। तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप आराम से इसको फिर से सुन लो, एक एक लाइन पढ़ो और इसका शॉर्ट नोट्स बनाओ, और अगर अच्छा लगे तो शेयर करो। थैंक यू।